राजेश आज बड़ा खुश था क्योंकि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की रजनी से हो जाती है। दूसरी तरफ रजनी बड़ी खुश होती है और दोनों की आज पहली सुहाग रात होती है। आज जैसे ही दूध पीने के बाद राजेश रजनी के कमरे में जाता है तो रजनी शर्माते हुए नजरें नीचे कर लेती है और धीरे से राजेश अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। कुछ देर बैठने के बाद यह लाइट बंद करता है। तभी इसकी पत्नी रजनी यह कहती है कि तुम लाइट क्यों बंद करते हो। अब राजेश इसलिए लाइट बंद करता है, उसका एक राज था और अगर उसकी पत्नी रजनी को इस राज के बारे में पता चल जाता है तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। और इस तरह से ये लड़का लाइट बंद करने के बाद अपनी पत्नी रजनी के साथ अपनी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही अपनी पत्नी के कपड़े उतारता है, उसके बड़े बड़े वस्त्र को देखता है और उसके बड़े बड़े नितन को देखता है और उसके गोरे बदन को देखकर उस पर ये काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाता है। अब जैसे ही अपने कपड़े उतारता है, अपने कपड़े उतारने के बाद क्योंकि कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और उस वजह से अपनी पत्नी रजनी के साथ जैसे शारीरिक संबंध बनाता है तो रजनी की चीखें निकाल देता है और रजनी के साथ कम से कम एक रात में 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन रजनी 3 से 4 दिनों तक सही तरीके से चल भी नहीं पाती है और इस तरह से लगभग 6 से 7 दिन का समय गुजर जाता है। अब यह रजनी देवी अपने पति राजेश को तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा कौन सा राजेश का राज था, ऐसी क्या बात थी कि यह रजनी राजेश को तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर ज़िले से। अब इस मुजफ्फरनगर ज़िले में एक 22 वर्षीय राजेश नाम का लड़का होता है। अपने माता पिता की एक लौती ही औलाद था और इसके माता पिता जो है काफ़ी मेहनती थे और माता पिता का अच्छा बिजनेस होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। लेकिन राजेश में सबसे बड़ी कमी यह थी कि राजेश का जो शरीर है वो वास्तविक रूप से काफ़ी लंबाई का था। इसकी लंबाई कम से कम 6 से 6.5 फुट के आसपास हो चुकी होती थी और इसका जो शरीर था ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा था और इसके सारे शरीर के अंग भी ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे थे। अब दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली थी, दिक्कत आगे जाकर होने वाली थी। जैसे इसके 4 से 5 रिश्ते टूट जाते हैं शादी के, तो एक रजनी देवी नाम की इसके लिए एक रिश्ता आता है राजेश के लिए। जैसे ही रजनी का रिश्ता आता है तो इन दोनों को यानी कि रजनी और राजेश को एक कमरे में अलग से बिठा दिया जाता है। काफ़ी देर तक राजेश और रजनी बैठकर बातचीत करते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करने लगते हैं। राजेश रजनी के बड़े बड़े वत्सल को देखता है, बड़े बड़े नितन को देखता है और इसके गोरेपन पर मोहित हो जाता है। अब रजनी इसमें यह खूबी देखती है कि यह लंबाई का काफ़ी इससे जो लंबाई वो काफ़ी ज़्यादा थी और देखने में भी यह काफ़ी सुंदर था और इसके जो बलवान शरीर था उसको काफ़ी पसंद आ गया था। और इस तरह से इन दोनों के माता पिता इसकी 2 महीने के बाद इन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर देते हैं। अब जैसे ही दोनों की शादी कर दी जाती है तो सुहाग रात की पहली रात को जैसे ही राजेश नाम का लड़का अपनी पत्नी रजनी के पास जाकर बैठता है तो इसकी पत्नी इसको देखकर थोड़ा शर्मा जाती है और अब यह लड़का लाइट बंद करता है। जैसे ही लाइट बंद करता है तो रजनी देवी राजेश को कहती है कि तुम लाइट क्यों बंद करते हो। राजेश अपनी पत्नी रजनी को यह कहता है कि अगर मैं लाइट बंद नहीं करता हूँ तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इस तरह से रजनी इसको कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन राजेश अपने मन में ये सोचता है अगर मैं लाइट नहीं बंद करता हूँ तो मेरी पत्नी रजनी को मेरे राज के बारे में पता चल जाएगा और जैसे इसको पता चलेगा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी और इस तरह से अब की बार भी मेरे साथ यही होने वाला है। और इस तरह से ये लाइट बंद करते ही अपनी पत्नी के धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारने लगता है और कपड़े उतारने के बाद इसको बिल्कुल नग्न कर देता है। उसके बड़े बड़े वस्त्र को देखता है, बड़े बड़े नितन को देखता है और उसके गोरे बदन को देखकर उस पर मोहित हो जाता है।
अब जैसे ही अपने कपड़े उतारता है तो अपने कपड़े उतारने के बाद अपनी पत्नी रजनी के साथ अपनी शारीरिक संबंध कायम करता है तो रजनी देवी की चीख निकाल देता है और इस रात में यह रजनी के साथ कम से कम 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है और इस तरह से रजनी को खुश कर देता है। लेकिन जैसे ही शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो रजनी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, रजनी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जैसे ही रात का समय गुजर जाता है और सुबह होती है तो रजनी देवी कम से कम 2 दिन तक सही तरीके से चल भी नहीं पाती है और इस तरीके से लगभग 3 से 4 दिन का समय गुजर जाता है। ये रजनी नाम की जो महिला होती है अपनी सहेली के पास फ़ोन कॉल करके उसको यह पूछती है कि जैसे ही मेरे पति मेरे साथ रात को सोते हैं तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसकी सहेली यानी कि रजनी की सहेली उसको यह बताती है कि अगर यह पहली बार होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन रजनी अपनी सहेली को यह कहती है कि मेरा पति राजेश लाइट बंद करने के बाद यह सब काम करता है। अगर मैं अपने पति राजेश को यह कहती हूँ कि तुम लाइट बंद मत करो तो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। रजनी देवी अपनी सहेली को यह बताती है कि कुछ तो राज की बात है जो मेरे पति मुझको नहीं बताते हैं और इस तरह से इन सारी बातों को रजनी अपनी माँ के साथ भी शेयर करती है। लेकिन उसकी माँ रजनी को समझाती है कि बेटा ऐसा पहली बार होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इस तरह से लगभग चौथी रात भी आ जाती है। जैसे ही चौथी रात होती है तो रजनी देवी को अब डर सा लगने लगता है। आज की रात भी राजेश जैसे ही रजनी के कमरे में प्रवेश करता है तो रजनी के पसीने छूटने लगते हैं और इस तरह से राजेश जैसे ही आज की रात भी अपनी पत्नी के साथ अपनी शारीरिक संबंध बनाता है तो रजनी को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है। और इस तरह से आज की रात भी राजेश अपनी पत्नी रजनी के साथ 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है और वो चीखती रह जाती है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता है। और इस तरह से लगभग 4 से 5 दिन का समय गुजर जाता है। जैसे ही अगला दिन होता है तो रजनी देवी अपने मन में यह सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सा राज है कि बात है कि राजेश मुझसे छिपाते हैं। और जैसे ही रात को कमरे में आते हैं तो वो लाइट बंद करने के बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो लाइट के प्रकाश में मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाते हैं। और आज के समय में यह लड़की रजनी जिद पर हट जाती है और जैसे ही शाम से रात होती है, रात के समय राजेश अपनी पत्नी रजनी के कमरे में आता है और उसके सामने बैठ जाता है तो रजनी उसके सामने एक बात रखती है। रजनी अपने पति राजेश को यह कहती है कि आज तुम्हें लाइट बंद नहीं करनी है और जो भी करना है मेरे साथ तो लाइट ऑन करके करना पड़ेगा। और इस तरीके से वहाँ पर जो यह लड़का राजेश होता है काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी उदास हो जाता है। अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मेरी पत्नी इस राज को जान लेती है, मेरे राज को जान लेती है तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन राजेश अपनी जिद पर नहीं अड़ता है, अपनी पत्नी रजनी देवी की बातें भी मानता है। और इस तरह से जैसे ही वो कहते हैं कि आज की रात में लाइट बंद करके तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, तो इस तरह से रजनी भी खुश हो जाती है। और कुछ समय के बाद जब ये राजेश नाम का लड़का लाइट ऑन करके अपने कपड़े उतारता है तो इसके गुप्तांग को देखकर, इसके प्राइवेट पार्ट को देखकर इसकी पत्नी चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। और जैसे ये शोर मचाती है तो घर के सारे सदस्य वहाँ पर लगभग रात के 11 बजे इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से चीखती चिल्लाती हुई यह घर से बाहर निकल जाती है और सारे पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब सारे पड़ोसी रजनी को यह पूछते हैं कि ऐसी क्या घटना हो गई है तुम्हारे साथ जो रात को चिल्ला रही हो, अभी रजनी अपने पड़ोसियों को सारी बात बता देती है। और सारी बातें बताते हुए यह कहती है कि इतना बड़ा गुप्तांक तो किसी जानवर का भी नहीं होता जितना बड़ा इसका गुप्तांक है। और इस तरीके से आज की रात ये उस कमरे में नहीं सोती है, आज की रात ये अपनी सासू माँ के साथ सोती है। जैसे ही सुबह का समय होता है तो ये अपनी मम्मी और पापा के पास फ़ोन कॉल करती है और वहाँ से उन दोनों को बुला लेती है। अब जैसे इसके मम्मी पापा घर पर आते हैं, साथ में
10 व्यक्तियों को भी लेकर आ जाते हैं और इस तरह से सुबह के 10 बजे का समय हो जाता है। वहाँ पर एक छोटी सी पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत में दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं। जो छोटी सी पंचायत बिठाई जाती है वह एक ही निर्णय पर पहुँचते हैं कि इसका फैसला डॉक्टर करेंगे। अगर राजेश में कोई कमी है, किसी बात की कमी है, तो उस बात का भी पता चल जाएगा और रजनी देवी के जो मन में डर छिपा है वो भी दूर हो जाएगा। आप किसी डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया जाता है और डॉक्टर से इस राजेश नाम के लड़के का चेकअप कराया जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर राजेश के बड़े गुप्तांग को देखता है वो उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो एक जंगली जानवर से भी बदतर हो। इतना बड़ा गुप्तांग तो किसी जंगली जानवर या घोड़े का होता है, इंसान का नहीं। और इस तरह से वहाँ पर राजेश मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मेरा रिश्ता यह भी ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर जैसे ही राजेश का चेकअप करने के बाद पंचायत में पहुँचता है तो पंचायत के सभी पंचों को और सरपंच को यह बात बताई जाती है कि जो राजेश का गुप्तांक है वो सामान्य से काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा गुप्तांक तो किसी जंगली जानवर का होता है या किसी घोड़े का होता है, इतना बड़ा गुप्तांक किसी इंसान का नहीं होता। जैसे ही पंचायत इस बात को सुनती है तो पंचायत भी हैरान हो जाती है। अब रजनी देवी के ऊपर यह बात छोड़ दी जाती है कि रजनी देवी क्या फैसला लेती है और इस तरह से पंचायत वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब रजनी देवी के माता पिता रजनी को लेकर राजेश के घर पर ही आ जाते हैं। जितने भी रिश्तेदार वहाँ पर बैठे हुए थे दोनों बच्चों को काफ़ी देर तक समझाते हैं, लेकिन रजनी देवी अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब रजनी इस बात को कहती है कि मैं तो इसको तलाक देकर रहूँगी। जब तलाक की बातें राजेश सुनता है तो वहाँ पर काफ़ी शर्मसार हो जाता है। अपने मन में सोचने लगता है कि अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या दोष है। और राजेश के कम से कम 4 रिश्ते इससे पहले टूट चुके थे और 7 दिनों के अंदर ही रजनी देवी इस राजेश नाम के लड़के को अपना तलाक दे देती है। जैसे इन दोनों का तलाक होता है तो इस तलाक की बातें सारे मुजफ्फरनगर शहर में आग की तरफ फैल जाती है और यह चर्चा अखबारों की सुर्खियों भी बन जाती है और काफ़ी दिनों तक यह मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है। और इस तरीके से लगभग राजेश की 5 से 6 शादियाँ टूट जाती है, लेकिन राजेश अपना मन मोहस कर रह जाता है। अब जब भगवान ने राजेश को ऐसा ही बनाया है तो इसमें राजेश का क्या दोष था। दूसरी तरफ रजनी देवी भी इसमें कोई भी गलती नहीं होती और क्योंकि वह अपने पति राजेश से इस बात के लिए अभी खुश नहीं रह पाती और इस तरह से रजनी का जीवन वहाँ पर बर्बाद हो जाता है। यह सोचकर केवल रजनी देवी की थी, लेकिन राजेश की भावनाओं की कदर नहीं की जाती और इस तरह से इन दोनों की शादी सोशल मीडिया पर भी एक मजाक बनकर रह जाती है। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको सतर्क करना था। मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात के तकरीबन 12 बजे का समय होता है और एक चोर चोरी करने के इरादे से मंत्री के घर में घुस जाता है। जैसे ही मंत्री के घर में घुसता है तो एक कमरे में जाता है और कमरे में जाकर देखता है कि वहाँ पर मंत्री की पत्नी सोई हुई थी। और जैसे ही यह चोर चोरी करने लगता है तो थोड़ी सी आवाज़ के कारण ये मंत्री की पत्नी की आंख खुल जाती है। जब मंत्री की पत्नी उस चोर को देखती है तो उस पर मंत्र मुग्ध हो जाती है, क्योंकि चोर की हाइट कम से कम 6 फुट की होती है और एक हट्टा कट्टा पहलवान जैसा लड़का होता है। और मंत्री की पत्नी उस चोर को यह कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम वो काम कर देते हो तो उसके बदले में जितना मर्जी पैसा ले जा सकते हो। और इस तरह से बातें करती हुई मंत्री की पत्नी अपने एक एक कपड़े को उतारने लगती है और कपड़े उतारने के बाद बिल्कुल नग्न अवस्था में इस चोर के सामने खड़े हो जाती है। अब ये चोर उसके बड़े बड़े वत्सल को देखता है, उसके बड़े बड़े नितन को देखता है और मंत्री की पत्नी के गोरेपन को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। कुछ समय के बाद यह मंत्री की पत्नी इस लड़के को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल देती है और इस तरह से लड़का इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है।
दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की मुलाना कॉलोनी से। इस मुलाना कॉलोनी में एक 44 साल का रामदयाल नाम का एक शख्स मंत्री होता है, जो कई साल मंत्री पद पर काम कर चुका होता है। मंत्री पद पर रहते उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था और इस पैसे को बिजनेस में लगाकर अब बिजनेस के कारण ये काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा कमाता है। इसकी पहली पत्नी की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। इसकी केवल एक ही औलाद होती है जिसका नाम पायल होता है। पायल को 8वीं कक्षा में एडमिशन करवा देता है और एक हॉस्टल में ही रखता है। अब यह घर पर अकेला रहता है, लेकिन इसका अकेलापन इसको खाने लगता है और इसको एक दूसरी पत्नी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक हिना नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 28 के आसपास होती है, उससे शादी कर लेता है। हिना देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बड़े बड़े वत्सल, उसके बड़े बड़े नितन और उसका गोरा बदन देखकर उस पर यह मोहित हो गया था और आज के समय में यह हिना से शादी कर लेता है। हिना की भी दूसरी शादी होती है, क्योंकि पहले पति ने उनको तलाक दे दिया था, लेकिन जिस समय रामदयाल ने उनको देखा था तो उस समय पर मोहित होने के कारण इससे शादी कर ली थी। आज की जैसे पहली सुहाग रात होती है, रामदयाल हिना के पास जाता है और हिना को अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। जैसे ही रामदयाल हिना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपना काम सिर्फ 30 सेकंड में ही खत्म कर देता है। इस तरह से हिना इससे ज़्यादा खुश नहीं हो पाती है और वह उस रात मायूस होकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन भी यही हालत होती है और इस तरह से 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो हिना नाम की महिला होती है अपने पति रामदयाल से खुश नहीं हो पाती और इस तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक तरफ तो रामदयाल अपने बिजनेस में बिजी रहता था और बिजी रहने के कारण अपनी पत्नी हिना को वक्त नहीं दे पाता था। दूसरी तरफ हिना अपने शारीरिक संबंधों को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगती है। वह काफ़ी उदास रहने लगती है। उसका अकेलापन उसको खाने लगता है और वह सोचने लगती है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने शारीरिक संबंध बना लूं। और इस तरीके से लगभग 10 दिन और गुजर जाते हैं। जैसे एक दिन हिना अपने पति रामदयाल के साथ एक पार्क में बैठी हुई थी, तभी अचानक से एक लड़का उनके पास आता है और यह लड़का हरी सिंह था, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। लगभग 6 फुट की हाइट की ऊंचाई लड़का का होता है। इस हरी सिंह की एक बहन होती है, वो काफ़ी बीमार थी और उसको ऑपरेशन कराने के लिए इन दोनों से 2 लाख रुपए मांगता है, लेकिन हिना इसको मना कर देती है, एक भी पैसा नहीं देती है। यह लड़का, जिसका नाम हरी सिंह होता है, मंत्री की पत्नी हिना से काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करता है, काफ़ी देर तक प्रार्थना करता है और मंत्री से भी यह काफ़ी देर तक प्रार्थना करता है, लेकिन मंत्री और मंत्री की पत्नी हिना दोनों इसको पैसा देने से मना कर देते हैं। यह लड़का काफ़ी जिद्दी किस्म का होता है और आज की रात ये इन दोनों के घर में चोरी करने के बारे में सोचने लगता है और यह सोचने लगता है कि मैं चोरी से जो भी पैसा कमा के लाऊंगा उस पैसे से अपनी बहन का ऑपरेशन कराऊंगा। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो रामदयाल अपनी पत्नी हिना को यह कहता है कि मुझे बिजनेस के चलते किसी काम से बाहर जाना है और आज रात में घर पर नहीं आ पाऊंगा। रामदयाल अपनी पत्नी हिना से 2 बातें कहकर अपने काम पर निकल जाता है और जैसे ही रात के 9 बजे का समय होता है तो हिना अपना खाना खाकर अपने बिस्तर पर चली जाती है और लगभग रात के 12 बजे का समय हो जाता है। यह हरी सिंह नाम का लड़का मंत्री के घर में चोरी करने के इरादे से घुसता है और जैसे ही यह हिना के कमरे में जाता है तो देखता है कि हिना सोई हुई थी और इस तरह से यह चोरी करने लग जाता है। और चोरी करने के दौरान थोड़ी आवाज़ आती है। उस आवाज़ के कारण हिना की आंख खुल जाती है और जैसे ही हिना इस चोर को देखती है तो इस पर मोहित हो जाती है और जब चोर के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो ये देखती है कि ये तो हरी सिंह नाम का वही लड़का होता है। अब इस हरी सिंह नाम के लड़के को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और हिना इसकी कमज़ोरी को समझने लगती है।
अब हिना इस लड़के को कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम करते हो तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा दूंगी। रामदयाल की पत्नी हिना यह सब बातें कहते हुए इस लड़के के सामने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जैसे ये अपने कपड़े उतारकर इस लड़के के सामने यानी कि चोर के सामने नग्न खड़ी हो जाती है तो यह चोर, जिसका नाम हरि सिंह था, इसको एकटक देखता रहता है। इसके बड़े बड़े वर्ग को देखता है, इसके बड़े बड़े नितन को देखता है और इसके गोरे बदन को देखकर इस पर मोहित हो जाता है। और इस तरह से हिना इस लड़के को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है। जिस समय ये लड़का इस हिना नाम की महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है तो हिना की चीखें निकाल देता है और आज की रात हिना के साथ यह चोर 2 से 3 बार अपने शारीरिक संबंध बनाता है। और जैसे ही शारीरिक संबंध बनाता है तो हिना इसको खुश होकर फीस के तौर पर लगभग 2 लाख रुपए देकर यहाँ से भेज देती है। हरि सिंह को 2 लाख रुपए मिल गए थे और इस वजह से वह अपनी बहन का ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर को यह 2 लाख रुपए दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ इस हिना नाम की महिला को इस लड़के की आदत पड़ चुकी थी और जब भी इसको वक्त मिलता था तो हिना हरि सिंह को अपने पास बुला लिया करती थी और अपने शारीरिक संबंध बनाया करती थी। और इस तरीके से हिना काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगती है क्योंकि इसको शारीरिक सुख मिलने लगता है। और दूसरी तरफ जो इसका पति रामदयाल होता है, इसको खुश देखकर वो भी खुश होने लगता है। और इस तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है। अब ये जो हिना नाम की महिला होती है, इस लड़के हरि सिंह को दिन में भी बुलाने लगती है और दिन में भी अपने शारीरिक संबंध बनाने लगती है। 12 सितंबर 2024 को लगभग शाम के 4 बजे का समय होता है और यह लड़का जैसे ही दबे पांव इस मंत्री की पत्नी के घर में जाता है और मंत्री की पत्नी के कमरे में जाकर मंत्री की पत्नी हिना के साथ अपने शारीरिक संबंध बना रहा होता है। उसी समय थोड़ी देर बाद यह मंत्री, जिसका नाम रामदयाल होता है, अचानक से बिना आवाज़ किए अपने घर में प्रवेश कर जाता है। और घर में जाने के बाद यह देखते हैं कि इसकी पत्नी हिना इस हरि सिंह नाम के लड़के के साथ अपने शारीरिक संबंध बना रही होती है। इन दोनों का आपत्तिजनक स्थिति में देखकर रामदयाल काफ़ी आग बबूला हो जाता है। वह पास में पड़ा एक फूलदान उठाता है और इस लड़के के सिर पर दे मारता है और मौके पर ही हरि सिंह अपना दम तोड़ देता है। और कुछ समय बाद यह जो चर्चा है पड़ोसियों में भी होने लगती है और पड़ोसियों तक यह बात पहुंच जाती है। पड़ोसी आसपास पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करके पुलिस को वहां पर बुला लेते हैं और इस तरह से कुछ देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और प्रकाश सिंह जो इंस्पेक्टर होता है इस मामले की अगुवाई करता है। और जैसे ही पड़ोसियों से यह पूछा जाता है कि इसकी हत्या किसने की है तो पड़ोसियों ने उस बात की गवाही देते हुए कहते हैं कि रामदयाल मंत्री साहब ने इसकी हत्या कर दी है। और इस तरीके से रामदयाल को वहां पर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सताई कर दी जाती है। उस सताई के कारण वो पूरी घटना को बयां कर देता है और इस तरह से पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है, उस पर एक मुकदमा चलाया जाता है। और यह बात भविष्य की गर्भ में छिपी हुई है कि इस मुकदमे के दौरान इस मंत्री को कितने सालों की सज़ा मिलने वाली है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती हिना की होती है, यानी कि मंत्री की पत्नी हिना की होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती इस हरि सिंह नाम के लड़के की होती है। इन दोनों ने ही अपने नाजायज़ संबंध बनाए थे और नाजायज़ संबंध बनाने के कारण यह लड़का अपनी मौत के दरवाजे तक पहुंच गया था। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था, आपको सचेत करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही दर्दनाक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिका है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे पति दिल्ली के एक फैक्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कंपनी में काम करते हैं। मैं भी उस कंपनी में सेल प्रमोटर का काम करती हूँ। सेल्स प्रमोटर का काम क्या होता है आप जानते ही होंगे। इस बारे में मेरे पति को मालूम है। मेरे पति सुमित
काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता। इस काम के लिए मेरे पति देव की सैलरी औरों से ज़्यादा मिलती है। वह सोचते हैं कि शायद अनीस इतना पैसे उन्हें अपनी दोस्ती की खातिर देता है, मगर असल बात यह है कि उसे रुपया मेरी मेहनत की खातिर मिलता है। दोस्तों, मेरी शादी सुमित से हुई थी। तब सुमित लखनऊ में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। शायद मेरी किस्मत खराब थी जो मेरी शादी के 2 महीने बाद ही सुमित के फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। एक बार जो लॉकआउट हुआ तो फिर दोबारा खुला ही नहीं। काफ़ी ढूंढने पर भी कहीं नौकरी नहीं मिली। हमारे पास जमा पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैंने पास के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर तंगी तो साफ नज़र आने लगी। हमें कहीं से भी किसी की कोई मदद नहीं मिल रही थी। परिवार वालों ने भी कुछ ही दिनों में अपना अपना मुंह मोड़ लिया। सुमित रोज़ नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन अचानक दिल्ली से सुमित के नंबर पर फ़ोन आया। सुमित ने वापस आकर खुश होते हुए कहा, मेरे एक दोस्त अनीस का फ़ोन आया था, तुम उससे नहीं मिली हो? वह दिल्ली में रहता है, बहुत पैसे वाला है। एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की फैक्ट्री है उसकी। वह किसी काम से लखनऊ आ रहा है। हमारी शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए हमसे मिलने आएगा। मैंने कहा, यहीं पर रहेगा क्या? मैंने अपने चारों ओर नज़र डालते हुए पूछा तो वो बोले, नहीं रहेगा तो होटल में, मगर हमसे मिलने आएगा। उसे एक दिन खाने पर बुला लेंगे। उसकी ढंग से खातिरदारी करना। वह चाहे तो मुझे अपनी कंपनी में ही कहीं नौकरी दे सकता है, फिर हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। मेरे पति ने मेरे साथ मस्ती करते हुए कहा, अनीस बहुत ही रंगीला किस्म का आदमी है। रेणु भाभी को शादी के कुछ साल बाद ही कैंसर हो गया था और कुछ ही दिनों में अनीस को अकेला छोड़कर चली गई। अनीस से मिलोगी तो देखना कितना हैंडसम है। मेरा दोस्त, काफ़ी लड़कियां उसे शादी करने को आज भी तैयार हो जाएं, मगर वह कहता है कि रेणु की जगह किसी को नहीं दे सकता, और देखना तुम्हें भी अपने मोह जाल में ना बांध ले। मैंने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दी, मगर अकेले में उनके बारे में सोचने लगी। उससे मिलने की काफ़ी इच्छा हो रही थी कि देखूं कैसा आदमी है जिसकी मेरे पति ने इतनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं रोज़ सुबह घर का काम जल्दी निपटा कर स्कूल निकल जाती थी। सुमित उसके बाद काम ढूंढने के चक्कर लगाने निकल पड़ते थे, जो शाम तक ही लौटते थे। शनिवार को उस दिन की कुछ जल्दी आ गई और घर के कामों में लग गई। काम खत्म करने के बाद नहाने जाने लगी, तभी डोरबेल बजा। मैंने सोचा आज लगता है सुमित जल्दी लौट आया। सोचकर मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला। बाहर एक बहुत ही हैंडसम आदमी खड़ा था। मैं भी एक अपरिचित को सामने देखकर भौचक्के रह गई थी। उसने कहा, नमस्कार भाभी जी, मैं अनीस, आपके पति का दोस्त। मैंने कहा, नमस्ते, आइए अंदर आइए। मैं उनके सामने काफ़ी संकोच कर रही थी, मगर उसकी मज़ेदार बातों ने मेरी झिझक खत्म हो गई। सुमित जब आया तब मैं उसकी किसी बात पर खूब हंस रही थी। सुमित बोला, तो तुम्हारी आपस में मुलाकात मेरे आने से पहले ही हो गई। मगर मेरे जवाब देने से पहले ही अनीस ने मेरी तरफ शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, मुलाकात? भाई, हमारी मुलाकात तो बड़ी ही ज़ोरदार तरीके से हुई। दोनों पुराने दोस्त बातों में मशगूल हो गए और बातों बातों में उसे पता लग गया कि सुमित के पास कोई नौकरी नहीं है। अनीस ने कहा, यार, मुझे तो बताया होता, मैं कुछ इंतज़ाम कर देता। अगर तुम ही देखो, मेरे पास इतना पैसा है मगर अपना बोलने वाला कोई नहीं। अगर अपने दोस्त के लिए कुछ कर सका तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। सुमित के चेहरे पर एक ही मुस्कान आई। फिर एक शर्त पर तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। तुम लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेरे मकान का एक भाग खाली है, वहाँ तुम लोग रह लेना। घर में कुछ चहल पहल होती रहेगी। अनीस ने कहा, तो फिर जितनी जल्दी हो सके तुम दिल्ली चलो। आओ, मैं कल जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है। चाहो तो मेरे साथ ही चलो। सुमित ने कहा, भाई, 1-2 दिन का तो समय दे दो समेटने के लिए। कुछ दिनों बाद हम अपना सारा सामान समेट कर दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। दिल्ली में अनीस का मकान बहुत लंबा चौड़ा था। उसके एक भाग में हमें रहने को दे दिया। 2 कमरे थे हमारे पास, 2 आदमियों के लिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सुमित काम पर जाने लगा
अनीस ने हमारी हालत का जायजा लेते हुए सुमित को आधी तनख्वाह पहले ही दे दी थी। अनीस अकेला ही रहता था। एक नौकर था, वो पास ही बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और ड्राइवर वह सुबह 8 बजे आता और शाम 9 बजे घर चला जाता। अनीस रोज़ सुबह 9 बजे अपनी फैक्ट्री निकल जाता था और शाम 6 बजे घर लौटता था। सुमित ने मुझसे कहा कि तुम कुछ अच्छा बनाया करो तो उसे भी दे दिया करो। नौकर के हाथ का खाते खाते बोर हो गया होगा। अब मैं अनीस के लिए कुछ न बनाती, वो भी मुझे पास बैठा लेता था और तरह तरह की बातें होती थी। सुमित अगर शहर में होता तो आते आते 9 बज जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के खुलने लगे। बातों बातों में रोमांटिक बातें भी होने लगी। एक दिन अनीस ने कहा, सुमित तो है ही नहीं, इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी, बैठो ना कुछ देर। मैंने कहा, अनीस जी आप अभी नशे में हैं, मैं अभी चलती हूँ, आपसे बाद में मिलूंगी कहकर मैं वहाँ से चली आई। उस समय तो मुझे उन पर गुस्सा आ गया था, मगर धीरे धीरे गुस्से ने एक अजीब सी सिहरन का रूप ले लिया। सोते समय मैंने अनीस के बारे में सोचने लगी। अगले दिन से मेरी दुनिया में परिवर्तन आने लगा। घर में मैं अब कुछ अच्छे कपड़े पहनने लगी। 2-3 दिन बाद की बात है। एक दिन शाम को अनीस जल्दी आया और बोला, हम आज चलो पिकवर्थ, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 टिकट लिए हैं। आज पहली बार मैंने उनके साथ कहीं जा रही थी। दिल में एक अनजान सा भय था। मुझे देखने के बाद हम वापस कर आए। मैंने कमरे में घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। तभी बेल बजने लगी तो मैंने सोचा अनीस आया होगा। मुरली ने आकर कहा, साहब बुला रहे हैं, खाना तैयार है। मुझे देखकर मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज लगता है अनीस साहब रात भर सो नहीं पाएंगे। अनीस ने इशारा किया, मुरली तुम टेबल पर हम दोनों का खाना लगाकर घर पर जाकर आराम करो। मैंने किचन में जाकर मुरली से कहा, तुम बहुत ही बदमाश होते जा रहे हो, तुम्हारी घरवाली से शिकायत करनी पड़ेगी। तो मुरली बोला, और तुम्हारे बारे में जानकार मुझे नहीं लगता कि सुमित साहब बहुत खुश होंगे। इस तरह मैं धीरे धीरे दलदल में धंसती चली जा रही थी। मुझे पता था मैं शायद अब इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अनीस ने मेरे पति को कहा, भाई भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं और ऊपर से बोलने का भी हुनर है। अनीस ने कहा, अगर तू कहे तो भाभी को मेरी कंपनी में सेल्स प्रमोटर की नौकरी दे दूंगा। मेरे पति ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरी और कनिका की सैलरी से थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मैं भी उसी कंपनी में काम करने लगी। अब मैं अनीस के साथ कंपनी में जाने लगी। मेरा काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने काम में एक्सपर्ट होती चली गई। इन सब के बदले अनीस मेरे पति को अच्छी खासी सैलरी देने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। दोस्तों मेरी उम्र 23 साल है और अभी तक मेरी कोई बच्चा नहीं, क्योंकि मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे और मेरे पति अभी भी कुछ नहीं करता था। फिलहाल अपने पापा के पैसों पर ही जी रहा था, यानी ऐश कर रहा था। लेकिन दोस्तों यह ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, और वही मेरे साथ हुआ। एक दिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उसको अपने बिजनेस यानी कि अपनी फैक्ट्री को छोड़कर घर रहना पड़ा और फैक्ट्री को संभालने के लिए मेरे पति को जाना पड़ा। दोस्तों यह कहानी अभी 4 दिन पहले की है, जो आपको मैं आज बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना, क्योंकि मैं आप लोगों की कहानी सुनती हूँ तो आपको भी इस कहानी को ज़रूर सुने। किस तरीके से मुझे मेरे ससुर ने वह सब किया आपको आज बताने वाली हूँ। दोस्तों मैं रसोई में खाना बना रही थी और मेरा पति अपने कमरे में बैठकर टीवी चला रहे थे। अचानक मेरे पति के पास मेरे ससुर जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटे आज बहुत ही तबीयत खराब है, लगता है मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्दी फैक्ट्री में आ जाओ। मेरे पति ने कहा कि क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, आज बहुत सर दर्द कर रहा है। अब यह बातें मैं अपने पति की रसोई में खड़े सुन रही थी, क्योंकि पति बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहे थे। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया है। मेरे पति ने फ़ोन रख दिया और तुरंत कपड़े पहन लिए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। फिर पति से मेरे ससुर जी के पास आ गए और उन्हें फैक्ट्री लेकर
हॉस्पिटल में लेकर चले गए और दवाई दारू कराकर लेकर आए। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या है पापा जी। उन्होंने मुझे बताया तो शायद अटैक की शिकायत हो सकती, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें आराम करने को बोला है और इन पर काम का बोझ मत दो, इन्हें काम से दूर रखो। अब यह बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। इतना कहकर मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ और पापा का बढ़िया से ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद मेरे पति फैक्ट्री में चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी, मेरे पति अब आधी रात को भी नहीं आते थे क्योंकि फैक्ट्री में एक आदमी का रुकना पड़ता था, क्योंकि जो काम करने वाले होते थे मैं सभी रात को चले जाते थे। तो दोस्तों शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपने ससुर जी के लिए और मेरे लिए खाना बनाया और खाना तैयार करके मैं ससुर जी के कमरे में लेकर चली गई। दोस्तों उस टाइम मेरे ससुर जी गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया और कहा, लो पापा जी खाना खा लो, उसके बाद दवाई भी लेनी है। यह सुनते ही मेरे ससुर जी खड़े हो गए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो बर्तन लेकर वापस चले गए रसोई में, क्योंकि मुझे भी खाना खाना था। मैंने अपनी थाली में खाना रखा और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में दूध और पानी लेकर गई, क्योंकि ससुर जी को दवाई लेनी थी। तो मैंने कहा, पापा जी दूध पी लो और लो पानी, और उसके बाद आप दवाई ले लो, दवाई लेकर आराम से सो जाना। दोस्तों उस दिन तो मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है बेटा यहाँ रख दो, मैं ले लूँगा। मैंने कहा, मेरे सामने ले लो। फिर उन्होंने मेरे सामने दवाई ली और लेकर सो गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। दोस्तों उस दिन के बाद ऐसे ही निकल गया। दोपहर में मेरे पति आए और थोड़ी देर रुके और फिर वापस चले गए। दोस्तों शाम के वक्त उसी तरीके से मैंने खाना बनाया और अपने ससुर जी को कमरे में लेकर चली गई। ससुर जी उठे और वापस खाना एकदम खाकर लेट गए। दोस्तों मेरा काम पूरा हो गया था और मैं वहाँ से आने लगी थी। ससुर जी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर बहू मेरा सर दबा दो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा पापा जी का शायद सर दर्द कर रहा है इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों मैं पापा जी का सर दबा रही थी। मैंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? पापा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा बस ऐसे ही। मैंने पूछा, बताओ पापा जी, अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ। पापा जी बोले, बेटा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आज तुम्हारी सास की याद आ गई। तुम्हें तो पता है उसके जाने के बाद मैं कितना अकेलापन महसूस करता हूँ और तब भी उसकी याद आती है तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पापा से कहा, पापा गए हुए लोग वापस कभी नहीं आते हैं। बहू अब मैं क्या करूं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तुम्हारी सासू के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं। अब मुझे उसकी याद आती है। अब मैं अपने ससुर जी के बातों से कुछ अलग ही फील कर रही थी। मुझे लगा शायद पापा जी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। फिर मेरे ससुर जी खड़े हो गए और जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा, पापा जी क्या हो गया है तुमको, क्या कर रहे हो तुम? कलेश मत करो, तुम ज़्यादा बीमार हो जाओगे। डॉक्टर ने क्या कहा है, अगर तुम ज़्यादा चिंता करोगे तो बीमारी और भी बढ़ जाएगी। तो काफ़ी देर समझाने के बाद मेरे ससुर चुप हो गए और सो गए। दूसरे दिन भी दोस्तों यही हाल था और मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। मेरे ससुर जी वापस उसी तरीके से रोने लगे। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए जो कि ससुर जी इस चिंता से बाहर निकले। मैंने पूछा, पापा जी आप रोज़ मेरे साथ ऐसा करके क्यों रोते हैं? मुझे भी परेशानी होती है, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस जो मैं चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? मेरे पापा ने कहा कि बेटा मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं वहाँ पर नहीं गया। अगर आप पूरा नहीं मानोगे तो मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने कहा, पापा कैसी मदद, मुझे खुलकर बता दो। पापा बोले,